नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सृजन पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ 6 उषा कविता पढ़ेंगे। इसके कविवर हैं शमशेर बहादुर सिंह। कविता शुरू करने से पहले हम शमशेर बहादुर सिंह का जीवन एवं साहित्य परिचय पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में हुई। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8 से 9 वर्ष की उम्र में मां का चीर वियोग सहना पड़ा, यानी कि ये 8 या 9 वर्ष के थे, इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। 18 वर्ष में विवाह हुआ, 6 वर्ष तक पत्नी ने उनका साथ निभाया, किंतु फिर उसे टीबी की बीमारी हो गई और वह भी चल बसी, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि धारदार बनाया। बिंबधर्मी कवि, इनको बिंबधर्मी कवि भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कविताओं में बिंबों का प्रयोग जो है बहुत अधिक किया है। बिंबधर्मी कवि के रूप में व्याख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूँ, इतने पास अपने बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्य को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं, यानी कि प्रातःकाल में सूर्योदय का वर्णन इतना सुंदर ढंग से किया है कि वैसा ही चित्र हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणि कांचन संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मुख्य दृष्टा का अर्थ था बिना बोले देखते रहना। मुख्य दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप में एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चौक, यह हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। उषा कविता में कवि ने सूर्योदय के समय आकाश में प्रतिपल बदलते प्रकृति सौंदर्य का वर्णन रेखाचित्र शैली में किया है। इस कविता में भोर के समय से लेकर पूर्ण सूर्योदय तक प्रकृति में प्रतिपल जो रंग परिवर्तन होता है, उसकी तुलना गांव के लोगों की दिनचर्या से की है। यह कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र भी प्रस्तुत करती है, जैसे भोर के नीले आकाश के लिए नीला शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, केसर से धुली सिल और लाल खड़िया चौक से मली हुई स्लेट आदि उपमानों का प्रयोग किया है। इस कविता में कवि प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करके पाठकों के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम भाव को जागृत करना चाहता है, और यही कवि का उद्देश्य भी है। हम कविता शुरू करने जा रहे हैं। उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कहते हैं कि भोर के समय यानी प्रातः काल के समय आकाश गहरे नीले रंग सा दिखाई दे रहा है, यानी सूर्य का हल्का हल्का प्रकाश जब रात के समय काले आकाश में फैलने लगता है, तब आकाश का रंग गहरे नीले रंग सा दिखाई देता है। तो उसकी तुलना की है नीले रंग के शंख के समान। तो भोर के समय आकाश नीले रंग के शंख के समान दिखाई दे रहा है। समान गुण से तुलना है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। राख से लिपा हुआ चौका, देखिए कोष्टक में लिखा है अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका आकाश को कहा है, क्योंकि आकाश का रंग भोर के समय गहरे नीले रंग जैसा होता है,
तो ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ चौका है। और वातावरण में सब और नमी होती है, ओस की नमी होती है, तो उसके लिए कह दिया है कि अभी वह चौका गीला पड़ा है। अब यहाँ पर ग्रामीण परिवेश से तुलना करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल गांव में स्त्रियां जो है सवेरे उठकर सबसे पहले चौके को लिपती है, यानी जहाँ पर वह खाना बनाती है उस चौके को सबसे पहले वह लिपती है, और जो अभी सूखा नहीं है। तो आकाश की तुलना उस राख से लिपे हुए चौके से की है। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है और कवि कल्पना भी कर रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धूल गई है। अब जैसे जैसे सूर्योदय होने लगता है तो सूर्य का लालिमा युक्त प्रकाश जब उस गहरे नीले आकाश में धीरे धीरे फैलने लगता है, उस समय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि आकाश मानो काली सील के समान है। सील का अर्थ होता है सिलबट्टा, एक पत्थर होता है जिस पर ग्रामीण स्त्रियां जो है मसाला पीसती हैं। तो आकाश को काली सील के समान बता दिया, और मानो उस पर केसर पीसा है और पानी से धो दिया, जिससे केसर का रंग जो है काले आकाश में सब और फैल गया है। तो कवि बताते हैं यहाँ पे ग्रामीण परिवेश से तुलना करते हुए कि गांव में स्त्रियां सबसे पहले जब चौका लिपती है उसके बाद वह काली सील पर रोज मसाला पीसती है, फिर उस सिल को धोकर रख देती है। तो सिल पर जो मसाले का रंग फैला होता है, उसी तरह से आकाश भी लग रहा है मानो काली सील के समान है, किसी ने अभी उस पर केसर को मानो पीसकर और धो दिया है, तो उसका लालिमा युक्त प्रकाश सब और फैल रहा है। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, समान गुण से तुलना की गई है। और देखो बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, तो जगह जगह सारे दृश्य बिंब है, क्योंकि वैसा दृश्य हमारी आंखों के सामने दिखाई भी दे रहा है, इसलिए यहाँ पर दृश्य बिंब भी है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब आकाश में जब फैली हुई लालिमा को देखकर कवि ऐसा सोच रहे हैं कि आकाश मानो काली स्लेट के समान है और किसी ने उस पर खड़िया चौक मल दी हो। खड़िया चौक यानी खड़िया पत्थर होता है, जिससे गांव के जो बच्चे होते हैं प्रातःकाल जब विद्यालय जाते हैं तो काली स्लेट लेकर जाते हैं और खड़िया चौक लेकर जाते हैं, और खड़िया चौक से उस काली स्लेट पर लिखते हैं। तो ग्रामीण परिवेश से तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि आकाश मानो काली स्लेट के समान है और किसी ने मानो उस पर खड़िया चौक मल दी हो। ऐसा लालिमा युक्त प्रकाश काले आकाश में दिखाई दे रहा है। तो आकाश का रंग जब गहरा नीला है और उस पर जब लालिमा युक्त प्रकाश फैलता है तो ऐसा दिखाई दे रहा है मानो जैसे किसी ने स्लेट पर खड़िया पत्थर मल दिया हो। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही है। अब जब पूर्ण सूर्योदय हो जाता है तब लालिमा युक्त प्रकाश भी समाप्त हो जाता है। अब आकाश का रंग नीले जल के समान होता है, आसमानी रंग का हो जाता है आकाश। तो आकाश को नीले रंग के जल के कुंड के समान बताया है। तो नील जल में या किसी की गोर, गोर का अर्थ होता है गोरी, झिलमिल देह, देह का अर्थ होता है शरीर। तो कवि कहते हैं कि आकाश अब जो है पूर्ण सूर्योदय होने पर आकाश का रंग नीले रंग का हो गया है। तो उसकी तुलना की है नीले जल से कि आकाश मानो नीले रंग के जल का कुंड है और उसमें सूर्य की किरणें चमकती हुई ऐसे दिखाई दे रही है मानो जैसे कोई गोरे रंग की स्त्री जो है वह उस जल के कुंड में, नीले जल के कुंड में डुबकी लगा रही हो और उसकी देह जो हिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हम देखेंगे उपमा अलंकार तो है ही, और दूसरा यहाँ पर सूर्य की किरणों को एक गोरे रंग की स्त्री के शरीर के समान बता दिया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। फिर आगे कवि कहते हैं कि जब भोर के समय से लेकर पूर्ण सूर्योदय होने तक आकाश में प्रतिपल रंग परिवर्तित हो रहा था, तो इसको जादू, उषा का जादू बताया है।
तो उषा काल के समय से लेकर पूर्ण सूर्योदय तक प्रकृति में प्रतिपल रंग परिवर्तन हो रहा था, वह उषा का जादू था। अब पूर्ण सूर्योदय हो चुका है, अब प्रतिपल रंग परिवर्तित का जादू अब समाप्त हो गया है, क्योंकि अब पूर्ण सूर्योदय हो चुका है। अब हम यहाँ देखेंगे कि शैली देखेंगे। सबसे पहले शैली यहाँ की चित्रात्मक शैली है, क्योंकि सूर्योदय का वर्णन, उषा काल के समय सूर्योदय का वर्णन इस तरह से किया है कि वैसा ही चित्र हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर चित्रात्मक शैली है। और बिंबों का प्रयोग किया है, इसलिए बिंबात्मक शैली भी है। ठीक है। फिर अलंकार हम देखेंगे। उपमा अलंकार है, क्योंकि समान गुण से तुलना की गई है, कई जगह पर उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि कवि ने ऐसा माना है, कवि ने कुछ बातें काल्पनिक भी करी हैं, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि पहली पंक्ति हम देखेंगे, देखो नभ और नीलम न वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है। फिर आगे हम और देखेंगे काली केसर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। फिर हम यहाँ देखेंगे नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। फिर हम इस कविता की भाषा देखेंगे। भाषा खड़ी बोली हिंदी है, सरल और सहज है। और रस यहाँ पर हम देखेंगे प्रकृति सौंदर्य का वर्णन है, इसलिए श्रृंगार रस है। बिंब यहाँ पर दृश्य बिंब है, और रीति इस कविता की वैदर्भी रीति है, और गुण माधुर्य गुण है। कविता हम पूरी पढ़ चुके हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, उषा कविता में है, तो इसका उत्तर होगा सवेरे की लालिमा का वर्णन। वस्तुनिष्ठ का दूसरा प्रश्न है, जादू टूटता है उषा का में जादू का अर्थ है, इसका उत्तर होगा आकर्षण। अति लघुत्रात्मक प्रश्न पहला है, भोर का आकाश किसके समान नीला था, तो इसका उत्तर होगा भोर का आकाश शंख के समान नीला था। अति लघुत्रात्मक का दूसरा प्रश्न है, कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है, तो इसका उत्तर होगा भोर के समय आकाश में कुछ नीलापन होता है, तो कुछ कालापन होता है, और नमी भी फैली होती है, ओस की नमी भी फैली होती है, इसीलिए नभ को राख से लिपा हुआ चौका बताया है। उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है, यानी कि उषा काल से लेकर पूर्ण सूर्योदय तक प्रकृति में जो प्रतिपल रंग परिवर्तित हो रहा है, उसको कवि ने जादू कहा है। तो उषा का जादू टूटने से आशय है कि जब पूर्ण सूर्योदय हो जाता है, तो उषा का प्रतिपल रंग परिवर्तन का जादू टूट जाता है। लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है, लाल केसर तथा लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, इसका उत्तर होगा कि लाल केसर से आशय लेंगे हम कि जब सूर्योदय होता है और सूर्य का लालिमा युक्त प्रकाश काले और नीले आकाश में जब फैलने लगता है, तो कवि ने उसकी तुलना करते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे आकाश काली सेल के समान है और उस पर किसी ने लाल केसर को पीसकर और धो दिया है, तो उसका लालिमा युक्त रंग जो है आकाश में सब और फैल गया है। तो लाल खड़िया चौक से तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि आकाश जब काला और स्लेटी रंग का दिखाई देता है, और उस आकाश में जब उषा की लालिमा युक्त प्रकाश फैल जाता है, तो ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने खड़िया चौक मल दी हो। लघुत्रात्मक का प्रश्न 2 है, उषा कविता में कवि का क्या संदेश है, इसका उत्तर होगा उषा कविता में कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। जिस तरह से प्रातःकाल प्राकृतिक परिवेश में गतिशीलता और जीवंतता रहती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में गतिशीलता और जीवंतता बनाए रखनी चाहिए। हमें प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, प्रकृति से प्रेम भाव रखना चाहिए। लघुत्रात्मक का प्रश्न 3 है, उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं बताइए, तो इसका उत्तर होगा सबसे पहले हम अलंकार देखेंगे। इस कविता में अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है।
फिर इस कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, सरल और सुबोध है। शैली इस कविता की चित्रात्मक और बिंबात्मक शैली है। इस कविता में रस श्रृंगार रस है और इस कविता में बिंब हम देखेंगे दृश्य बिंब है, क्योंकि वैसा दृश्य हमारी आंखों के सामने भी उपस्थित होता है, दृश्य बिंब है। रीति इसकी वैदर्भी रीति है, गुण माधुर्य गुण है।